जैसा कि आपको पता है कि आज ये पूरा वर्ष कोरोना से सफ़र कर रहा है, तो इस वजह से सारी क्लास बंद कर दी गई हैं और सारी क्लास को ऑनलाइन कर दिया गया है। तो पहले भी हमारा जो ये चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चल रहा था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि जो फाइव किंगडम सिस्टम जिसे किसने दिया था, R.H. विटिकर ने दिया था 1969 में। 1969 ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो और ये मतलब जो हमारा फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उसे उसने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। और उन्होंने जो किंगडम बनाया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो हम मोनेरा देख चुके थे, अब देख रहे थे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो हमारा था वो भी कई पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, जैसे क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स। तो यूग्लिनोइड्स तक हम देख चुके थे। आज हमें देखना है स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। आज हमें क्या देखना है, स्लाइम मोल्ड्स देखना है। तो आज स्टार्ट करते हैं स्लाइम मोल्ड्स को। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि आप इस लेक्चर को तो देख लीजिएगा, लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि आप इस लेक्चर को, मान लीजिए स्लाइम मोल्ड्स का लेक्चर मैं बना रहा हूँ, आप इसे देखिए। देखने के बाद आप NCERT से स्लाइम मोल्ड्स रीड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि होता क्या है कि जो हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो हमारा नीट का एग्ज़ाम होता है, बायो के 90 क्वेश्चन होते हैं, 90 क्वेश्चन होते हैं। 90 क्वेश्चन में से क्या होता है कि हमारे नियर अबाउट 65 से 70 क्वेश्चन क्या होते हैं, एज इट इज़, यानी कि जैसे NCERT में लिखी होती लाइन, सेम लाइन टू लाइन मिल जाता है। तो अगर सिर्फ आप लेक्चर देख रहे हैं, तो मान लीजिए आपके अगर मैं 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो सिर्फ अगर आप लेक्चर से कर रहे हैं, तो मेरे लेक्चर से नहीं, आप दुनिया का कोई भी लेक्चर उठा के, चाहे जितना भी अच्छा टीचर हो, आप किसी का भी लेक्चर पढ़ें, आप सिर्फ अगर लेक्चर से कर रहे हैं तो आप, मुझे जहाँ तक उम्मीद है 10 में से बहुत करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे तो 6 से 7 क्वेश्चन ही कर सकते हैं सही। अगर आपके 10 के 10 क्वेश्चन एकदम सही करने हैं तो आपको NCERT रीड करनी पड़ेगी, क्योंकि NCERT अगर आप रीड कर रहे हैं तो क्या होगा कि आप लाइन टू लाइन, यानी हर वर्ड आपको वहाँ पे मिलेगा, और जब एग्जाम में आपको मिलेगा तो आप, हाँ यार ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, मतलब क्वेश्चन करने में क्या होगी, काफ़ी आसानी होगी और ये माइंड में सेट हो जाता है। तो इसीलिए आप क्या करिए कि आप यहाँ पे लेक्चर देखिए और इसके साथ साथ NCERT को रीड करिए। आइए स्टार्ट करते हैं स्लाइम मोल्ड्स को। तो स्लाइम मोल्ड्स होता क्या है, यानी कि जो हमारा किंगडम प्रोटिस्टा था, मैंने क्या कहा था कि जो R.H. विटिकर थे, R.H. विटिकर ने कितने किंगडम बनाए थे, 5 किंगडम बनाए थे। पहला हमारा क्या था, मोनेरा, पहला क्या था, मोनेरा था। उसके बाद प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा। उसके बाद क्या था, फंजाई। उसके बाद क्या था, प्लांटी। उसके बाद क्या था, प्लांटी। और इसके बाद एनिमेलिया, एनिमेलिया। यानी कि R.H. विटिकर 1969 में, R.H. विटिकर 1969 उन्होंने क्या किया था, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस प्लेनेट यानी इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उन सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। उन 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था और उसी को उन्होंने क्या कहा था, किंगडम, यानी कि उन्होंने जो 5 पार्ट्स बनाए थे उसी को उन्होंने क्या कहा, किंगडम का। तो 5 पार्ट्स हमारे कौन थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इसमें जो हमारा प्रोटिस्टा होता है, या मोनेरा और प्रोटिस्टा, यानी ये दोनों जो होते हैं ये कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। यानी मोनेरा कैसा होता है, यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर। प्रोटिस्टा भी कैसा होता है, यूनिसेल्युलर। अब इसके बाद हमारा जो ये 3 बचता है, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये कैसे होते हैं, मल्टी सेल्युलर होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टी सेल्युलर होते हैं। यानी कि हमारे के ऊपर के 2 यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर, बाकी ये 3 किंगडम जो है फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया कैसे होते हैं, मल्टी सेल्युलर होते हैं। तो अब अगर हम देखें तो हमारा जो मोनेरा है वो भी यूनिसेल्युलर है, प्रोटिस्टा है वो भी क्या है, यूनिसेल्युलर है। अब अगर हम ये दोनों यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं तो दोनों को अलग अलग रखने की क्या जरूरत है, दोनों को अलग अलग रखने की क्या जरूरत है, दोनों को एक ही साथ रख दिए थे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, यानी अगर हम उसे न्यूक्लियस के आधार पे डिवाइड करें तो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं।
यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, अगर हम इसे किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, किसके बेस पे, न्यूक्लियस, अगर हम न्यूक्लियस के बेस पे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर रहे हैं, किसके बेस पे, न्यूक्लियस के बेस पे अगर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास कंप्लीट न्यूक्लियस हो, यानी कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हो, उसे हम क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, यूकैरियोट्स। यू माने होता है क्या, यू माने ट्रू होता है, कैरियोट्स माने न्यूक्लियस, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस, यानी जिनके पास कंप्लीट या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस लेस डेवलप हो या न्यूक्लियस हो ही ना, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स। क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोट्स। यानी कि अगर हम बात करें न्यूक्लियस के आधार पे, तो ऑर्गेनिज्म को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। तो इसीलिए जो हमारा यहाँ पे मोनेरा और प्रोटिस्टा, ये भी यूनिसेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर, यानी मोनेरा भी यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर, लेकिन दोनों को अलग अलग किसके आधार पर रखा गया है, इसी न्यूक्लियस के आधार पर रखा गया है। क्योंकि जो हमारा मोनेरा होता है, ये जो हमारा मोनेरा होता है, ये मोनेरा हमारा कैसा होता है, प्रोकैरियोट्स होता है। कैसा होता है, प्रोकैरियोट्स होता है। लेकिन हमारा जो ये प्रोटिस्टा होता है, प्रोटिस्टा कैसा होता है, यानी ये जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा कैसा होता है, यूकैरियोट्स होता है। क्योंकि इसके पास क्या होता है, न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, यानी कि दो की दोनों क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस लेस डेवलप। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के जितने भी मेंबर होते हैं कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। अब उसके बाद जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, जिनमें न्यूक्लियस क्या हो, वेल डेवलप हो, उसे हम कहाँ रखते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में रखते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, उन सब को हम कहाँ पे रखेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा में रखेंगे। अब हम जो हमारा जो किंगडम प्रोटिस्टा था, यानी कि जो हमारा ये किंगडम प्रोटिस्टा था, इस किंगडम प्रोटिस्टा को भी हमने क्या किया था, कई सारे पार्टों में डिवाइड किया था, जैसे क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स। आप पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने मोनेरा भी पढ़ा दिया है, प्रोटिस्टा पढ़ा रहा था। प्रोटिस्टा में मैं क्राइसोफाइट्स पढ़ा चुका हूँ, डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़ा चुका हूँ और यूग्लिनोइड्स भी पढ़ा चुका हूँ। आज ही स्टार्ट कर रहे हैं स्लाइम मोल्ड्स। तो इसके बाद क्या आता है, स्लाइम मोल्ड्स। इसके बाद क्या आता है, प्रोटोजोअन्स। यानी कि अगर हम देखें तो हमारा जो किंगडम प्रोटिस्टा भी है, ये भी कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 5 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन, जिसमें से हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनोइड्स को कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे स्लाइम मोल्ड्स को। तो अगर मैंने आपको क्या बताया था, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स यानी कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस वाले होंगे, सबको हम कहाँ रखेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा में रखेंगे। तो चूंकि अब हमारा ये स्लाइम मोल्ड्स है, ये स्लाइम मोल्ड्स किसके अंदर आ रहा है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आ रहा है। किसके अंदर आ रहा है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आ रहा है। तो बताने की जरूरत तो है नहीं कि हमारा स्लाइम मोल्ड्स कैसा होगा, यूनिसेलुलर। कैसा होगा, यूनिसेलुलर, और यूनिसेलुलर के साथ कैसा होगा, यूकैरियोट्स। कैसा होगा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। क्योंकि ये तो अंडरस्टूड था कि हमारा किंगडम प्रोटिस्टा, क्योंकि स्लाइम मोल्ड्स हमारा किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आ रहा है, इसलिए ये कैसा होगा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होगा। अब आइए हम इस स्लाइम मोल्ड्स के न्यूट्रिशन की बात कर लें कि अपने फूड को किस तरीके से लेते हैं। तो हमें पता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर उन्हें ऑन द बेसिस ऑफ फूड, यानी कि जो उनका फूड रिक्वायरमेंट्स है वो किस तरीके से अपने खाने को लेते हैं, अगर इसके आधार पर हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करें, तो हमारे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, अपने फूड का फॉर्मेशन खुद करते हैं, जैसे प्लांट्स क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने फूड का फॉर्मेशन खुद करता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉप। या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी का बना बनाया खाना खाते हैं, जैसे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड का फॉर्मेशन किया, हम उसी प्लांट्स को क्या करते हैं, खा लेते हैं, या हम किसी एनिमल्स को खा लेते हैं। तो यानी कि जो किसी दूसरे पे डिपेंड करता है फूड के लिए, उसे क्या कहा जाता है, हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है।
तो अगर हम स्लाइम मोल्ड्स की बात करें कि स्लाइम मोल्ड्स ऑटोट्रॉप्स है या हेट्रोट्रॉप्स है, तो स्लाइम मोल्ड्स हमारे कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। स्लाइम मोल्ड्स कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि अपने फूड का फॉर्मेशन ये खुद नहीं करते हैं, बल्कि ये दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। अब हेट्रोट्रॉप्स भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे हेट्रोट्रॉप्स में अगर बात करें तो पैरासाइट्स हो सकता है, सैप्रोफिटिक हो सकता है, या सैप्रोजोइक हो सकता है। तो अगर हम इसकी बात करें कि ये हेट्रोट्रॉप्स में किस टाइप का न्यूट्रिशन है, तो स्लाइम मोल्ड्स याद रखने के लिए आप देखिए, एस फॉर स्लाइम मोल्ड्स और एस फॉर सैप्रोफाइट, एस फॉर सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है। कैसा होता है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है। अब ये सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, सैप्रो माने होता है डेड, सैप्रो माने क्या होता है, डेड होता है, सैप्रो माने क्या होता है, डेड होता है। फिटिक माने क्या होता है, प्लांट्स, फिटिक माने क्या होता है, प्लांट्स, यानी कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड प्लांट से अपने फूड को लें, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड प्लांट से अपने फूड को लें, उसे हम क्या कहते हैं, सैप्रोफिटिक कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सैप्रोफिटिक कहते हैं, कि इसका न्यूट्रिशन कैसा है, सैप्रोफिटिक है। तो जितने भी स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, ये स्लाइम मोल्ड्स अपना फूड कहाँ से लेते हैं, डेड प्लांट से लेते हैं। जैसे मान लो प्लांट्स है, उस पर कोई लीफ है, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड का फॉर्मेशन कर रही है, वो क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। मान लो ये एक प्लांट है, यहाँ पे क्या है, ये लीफ लगी हुई है, ये लीफ क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड का फॉर्मेशन कर रही है। अब ये लीफ क्या हुई, कुछ समय के बाद यहाँ प्लांट से टूट के गिर गई। अब यहाँ से प्लांट से अगर टूट के गिर गई तो ये क्या हुई, मर गई है, ये क्या हुई है, मर गई है। अब ये जो फूड का फॉर्मेशन करता है, फूड का फॉर्मेशन क्या होता है, जो फूड का फॉर्मेशन हो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होगा, यानी ऑर्गेनिक मैटर होता है। अब इसी ऑर्गेनिक मैटर को ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं क्या करते हैं, खा लेते हैं। ये स्लाइम मोल्ड्स क्या करते हैं, खा लेते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड प्लांट से अपने फूड को लेते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहेंगे। फिटिक न्यूट्रिशन की बात करें तो ये हमारा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है। अब हम इसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि हमारी ये जो लीफ है, ये हमारी जो लीफ है, इसी लीफ पे क्या होता है, स्लाइम मोल्ड्स आते हैं। इसी लीफ पे क्या होता है, स्लाइम मोल्ड्स आएगा। स्लाइम मोल्ड्स अपनी बॉडी से क्या करेगा, कुछ जूस रिलीज करेगा, कुछ जूस क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब ये जूस जो होगा, इस कार्बोहाइड्रेट यानी जो ये ऑर्गेनिक मैटर इसके इस लीफ के पास होगा, उसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म को तोड़ेगा और उसके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और फिर ये ये स्लाइम मोल्ड क्या करेगा, इसे अपने बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी यहाँ पे डाइजेशन कहाँ हो रहा है, बॉडी के बाहर ही हो रहा है। यानी कि पहले ये क्या कर रहे हैं, बॉडी के बाहर इसे, यानी बॉडी के बाहर इसे क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो हमारा स्लाइम मोल्ड्स यानी कि जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वाले होते हैं, इनके डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन इसका कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है। कैसा होता है। और अगर हम लोग यहाँ तक समझ में आई बात, अगर कोई प्रॉब्लम हो या दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, बाकी हम देख लेंगे। अभी तो हम जिंदा ही हैं, टेंशन कहाँ ले रहे हो, बाकी मुस्कुराते रहो। तो लाइए, यहाँ तक आ गया समझ में। आइए अब इसके बाद देखते हैं। अब स्लाइम मोल्ड्स होता क्या, स्लाइम मोल्ड्स ये बताओ, एक होता है फेवरेबल कंडीशन, एक होता है अनफेवरेबल कंडीशन। पता है कि नहीं, फेवरेबल कंडीशन किसे कहते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन किसे कहते हैं। मान लीजिए ऐसा कंडीशन जो आपके लिए परफेक्ट हो, ऐसा कंडीशन जो आपके लिए परफेक्ट हो, उसे आप क्या कहोगे, फेवरेबल कंडीशन कहोगे। और ऐसी कंडीशन जैसे अगर हमें हम लोगों को ले जाके अंटार्कटिका पर छोड़ दिया जाए, जहाँ पे क्या है, सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है, वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, तो हमारे लिए कैसा होगा, फेवरेबल कंडीशन होगा या अनफेवरेबल कंडीशन होगा। हम लोगों के लिए वो अनफेवरेबल कंडीशन होगा। लेकिन वहाँ पे जो पोल बियर पाए जाते हैं, उन्हें अगर यहाँ के माहौल में ला के छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे क्या है, इतनी गर्मी है, तो उनके लिए ये जगह कैसी हो जाएगी, अनफेवरेबल हो जाएगी। यानी कि हम अगर देखें तो हम अपने सीजन को फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन में डिवाइड कर सकते हैं। इसका देखिए चक्कर क्या है कि आप कुछ भी पढ़िए तो आप उसकी एक स्टोरी बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर सिर्फ आप रट्टा मार के पढ़ रहे हैं ना तो 10 दिन 15 दिन महीना भर जाते जाते दिमाग से निकलने में उसे टाइम नहीं लगेगा। तो आप एक क्या करिए, उसकी पूरी फिल्म बना लीजिए। जैसे आप अगर मूवी देख रहे हैं तो आज मूवी देखें, अगर 4 साल बाद भी आपसे कोई पूछेगा ना, अच्छा हाँ भाई वो यहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ था, मतलब सारी कहानी फिट होती है।
तो आप भी क्या करिए कि एक फिल्म बनाने की कोशिश करिए कि यार ऐसे ऐसे हो रहा है, मतलब आप उसकी एक पिक्चर बनाइए, तो उससे क्या होगा कि आपको याद रखने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए फेवरेबल कंडीशन और अनफेवरेबल कंडीशन। मान लीजिए मेरा फेवरेबल कंडीशन है, एक तरीके से अगर इसे अपनी रियल लाइफ से जोड़ना चाहें तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि मैं अच्छे पैसे कमा रहा हूँ, मेरे पास अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, मतलब सब कुछ मेरा ठीक है, तो क्या होगा, मेरे लिए वो फेवरेबल कंडीशन है। तो जब मेरा फेवरेबल कंडीशन होता है, यानी जब मेरा सही टाइम चल रहा होगा, तब मेरे ज़्यादा दोस्त बनेंगे, या ऐसे वक्त में जबकि मेरे पास कुछ ना हो, खाने को ना हो, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, तो उस वक्त मेरे ज़्यादा दोस्त बनेंगे। अब हमेशा ऑब्जर्व करना कि जिसका टाइम अच्छा होता है उसके दोस्त भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको जुड़ते जाते हैं। जैसे आज ही अगर आपका सिलेक्शन हो जाए, आपके नाम के आगे लग जाए DR, यानी कि जो भी नाम हो आपका उसके आगे लग जाए कि MBBS, तो फिर जान रहे क्या, मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग जोड़ेंगे, अरे यार वो तो मेरी खाला के मामू की नानी के लड़का का मामू, मतलब बहुत लंबा लंबा रिश्ता जोड़ के लोग आपसे मिलेंगे। तो आपका क्या है, फेवरेबल कंडीशन है, इसलिए लोग आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है, वही सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। जो हमारे स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, मान लो ये क्या हमारे स्लाइम मोल्ड हैं, जब इनका फेवरेबल कंडीशन चलती है, यानी जब ये फेवरेबल कंडीशन में होते हैं, तो ये स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, एग्रीगेट होते हैं। ये क्या होते हैं, एग्रीगेट, यानी इकट्ठा होते हैं। ये क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, और एक इकट्ठा होकर क्या करते हैं, एक मल्टी सेलुलर बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। इकट्ठा होकर क्या करते हैं, एक मल्टी सेलुलर बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो मल्टी सेलुलर बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी मल्टी सेलुलर बॉडी को हम क्या कहते हैं, यानी कि ये जो हमारा स्लाइम मोल्ड है, स्लाइम मोल्ड्स क्या हो रहे हैं, एग्रीगेट हो रहे हैं। एग्रीगेट होकर क्या कर रहे हैं, एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडियम। यानी कि प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन कब होता है, फेवरेबल कंडीशन में कि अनफेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन होता है। हमारी NCERT यही लिखती है कि जो हमारे स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो फेवरेबल कंडीशन में क्या होते हैं, एग्रीगेट होते हैं। एग्रीगेट यानी इकट्ठा होते हैं, और एक स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा हायर, मतलब BSc या BSc में, हाँ शायद होगा, मतलब थोड़ा आप ऊपर जब जाएंगे तब आपको वहाँ पे पता चलेगा कि एक्चुअली ये नहीं होता कि ये हमारे प्लाज्मोडियम एग्रीगेट होते हैं, तो मतलब कि हमारे स्लाइम मोल्ड एग्रीगेट होते हैं, तो प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन होता है। होता क्या है कि जो हमारे ये स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, ये स्लाइम मोल्ड्स रिलीज करते हैं स्पोर को। किसको रिलीज करते हैं, स्पोर को रिलीज करते हैं। स्पोर का नाम क्या होता है, मिक्स अमीबा। नाम क्या होता है, मिक्स अमीबा। ये स्पोर एग्रीगेट होके, यानी ये स्पोर एग्रीगेट होके क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन NCERT क्या कर रही है, स्लाइम मोल्ड एग्रीगेट होते हैं और प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए हम भी क्या करेंगे, इसी को याद रखेंगे, इसे भूल जाइए। ये सिर्फ नॉलेज के लिए बता दिए, मतलब कहीं भौकाल मारने के लिए काम आएगा आपको। कि क्या होता है, मिक्स अमीबा क्या होता है, स्पोर होता है किसका, स्लाइम मोल्ड का। ये एग्रीगेट होता है, क्या बनाता है, प्लाज्मोडियम बनाता है। अब होता क्या है कि ये जो हमारा फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन ये क्या हो गया, प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन हो गया। अब ये प्लाज्मोडियम जो हमारे होते हैं, ये यानी ये जो हमारे प्लाज्मोडियम होते हैं, यानी कि जब आपका अच्छा समय था तो बहुत से लोग क्या हुए, आपके साथ आ गए। लेकिन जब आपका बुरा वक्त होगा तो एक बाई मतलब एक करके सब क्या करेंगे, आपका साथ छोड़ते जाएंगे। तो जब यहाँ पे भी क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन आता है, मान लो हो सकता है इसके लिए फेवरेबल कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है इसकी स्लाइम मोल्ड्स के लिए फेवरेबल कंडीशन हो 30 डिग्री सेल्सियस। हो सकता है 30 डिग्री सेल्सियस क्या हो, इसका फेवरेबल कंडीशन हो। तो तब जब तक 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ये सब क्या होंगे, इकट्ठा होंगे और प्लाज्मोडियम का यानी स्लाइम मोल्ड इकट्ठा होकर प्लाज्मोडियम बना लेंगे। लेकिन जब इनका अनफेवरेबल कंडीशन आ जाएगा, चाहे तो टेम्परेचर 30 से ऊपर चला जाए, हो सकता है कितना चला जाए, 50 डिग्री सेल्सियस चला जाए, या हो सकता है घट के कितना हो जाए, 10 डिग्री सेल्सियस, यानी इनका कैसा हो गया, अनफेवरेबल कंडीशन आ गया। तो जब इनका अनफेवरेबल कंडीशन आता है, तो ये जो प्लाज्मोडियम होते हैं, यही प्लाज्मोडियम क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, यानी डिफ्रेंशिएट होते हैं, यानी ये टूटने लगते हैं, यानी क्या होते हैं, दूर होने लगते हैं। और उसको हम क्या कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। यानी ये प्लाज्मोडियम क्या होंगे, ये प्लाज्मोडियम क्या होंगे, ऐसे टूट के दूर होने लगेंगे, और इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। अब जो ये फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है, इसी फ्रूटिंग बॉडी का जो ये टिप है,
इसी टिप पे क्या होता है, स्पोर होता है। इसी टिप पे क्या होता है, स्पोर होता है। और ये जो स्पोर होता है इसके पास क्या होता है, यानी कि ये इसके टिप पे क्या होता है, स्पोर होता है। इसके पास ट्रू सेल वॉल होती है। क्या होती है, ट्रू सेल वॉल होती है। अब ट्रू सेल वॉल के चक्कर में होता गया है कि ये जो हमारा फ्रूटिंग बॉडी बनी है, अब इसके टिप पे क्या है, स्पोर है। स्पोर के पास क्या है, ट्रू सेल वॉल है। क्योंकि हमें पता है कि यही स्पोर जर्मिनेट करेगा और क्या करेगा, फिर से स्लाइम मोल्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो अब अनफेवरेबल कंडीशन है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये स्पोर खराब हो जाए, इसीलिए इसके चारों तरफ क्या होती है, ट्रू सेल वॉल होती है। ये ट्रू सेल वॉल इसे क्या करती है, इसे क्या करती है, सेफ्टी देती है। यानी इस स्पोर को क्या करती है, सेफ्टी देती है, जिससे हमारा ये स्पोर खराब नहीं होता। यानी कि इस पर कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर और टेम्परेचर का असर नहीं पड़ता। और ये क्या होता है, स्पोर इसी के अंदर महफूज यानी कि सेफ्टी के साथ पड़े रहते हैं। और बाय द हेल्प ऑफ एयर क्रेन, बाय द हेल्प ऑफ एयर, यानी एयर की हेल्प से ये क्या करते हैं, यानी कि ये फ्रूटिंग बॉडी जो है ये हेल्प के मतलब एयर की हेल्प से क्या करते हैं, डिस्पर्स होती हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं और अपने अनफेवरेबल कंडीशन में वैसे ही पड़ी रहती हैं। और फिर से जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये क्या करते हैं, यानी कि फिर से जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, इसी फ्रूटिंग बॉडी पे जो ये स्पोर है, ये स्पोर क्या करेगा, बाहर निकलेगा और जर्मिनेट करके क्या करेगा, स्लाइम मोल्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। समझ में आया, क्या करेगा, स्लाइम मोल्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। ओके, तो आज सिर्फ स्लाइम मोल्ड ही रहने दो, बाकी इसके बाद हमारा जो टॉपिक है प्रोटोजोन उसे देख लेंगे। अब बाकी सारी क्लास ऐसे ही ऑनलाइन चलेगी, तो जो पुराने बच्चे हैं वो भी अपना यहाँ से कवर करें और जो नए बच्चे हैं वो भी इसे देखें। और आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री सर जी आएंगे, तो आपकी फिजिक्स पढ़ाएंगे हाजिम सर और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे रेसू सर। तो उनकी भी जल्दी वीडियो आने वाली है, तब तक आप इसे तैयार करिए। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, बाय।